मनीषा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद है सिविक सेंटर के कला मंदिर में, जहां पे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भिलाई और जो बिलासपुर की टीम है उसके द्वारा आज यहां पे जीएसटी से लेकर और तमाम जीडीपी को लेकर पूरे मुद्दे को लेकर कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम का नाम है बिजनेस 2013, जहां पे तमाम जो सीए और जो आने वाले सीए बनने वाले हैं उनको लेकर मोटिवेशनल के तौर पर भी ये प्रोग्राम रखा गया था, जहां पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी जी और हमारे दुर्ग शहरी विधायक गजेंद्र यादव जी मौजूद थे। और उन्होंने तमाम इस सीए के जो विद्यार्थी हैं उनसे मुलाकात की और साथ ही अपने जो पुराने एक्सपीरियंस हैं और क्यों उन्होंने क्या कुछ इस राजनीति से उन्होंने जुड़ा और क्या कुछ उनके इतिहास थे, वो पूरे इस भाषण में उस चीज़ को लेकर, जीडीपी को लेकर, जीएसटी को लेकर और आगे के विकास को लेकर बातचीत की। क्या कुछ बातचीत की ये आप हमारे इस वीडियो में, पूरे वीडियो में देखेंगे। खबरा साहब भी उपस्थित हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय भाई अमर परवानी जी, जो कि वो अपने प्रोफेशन में जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करते हूं, बट उनसे मेरा रिश्ता एक बड़े भाई छोटे भाई का है। और जब मैं कलेक्टर था तो जितने हार्ड डिसीजंस व्यापारी साथियों के लिए लेना होता था, इनकी मदद से ही मैं करता था। आप लोगों को भी डीच करते थे मेरे लिए। ऐसे हमारे भाई, हमारे रायपुर, हमारे दुर्ग के विधायक भाई गजेंद्र यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही मेहनती और लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहने वाले आदरणीय गजेंद्र भाई, पायल जी, संजय भैया जी, ये भी हमारे बहुत करीबी है। मेरे चुनाव के सारे आंकड़े वाकड़े यही मैनेज करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। भाई अजय वसीम जी, इन्होंने मेरे चुनाव में जितना काम किया है, कांग्रेसियों को पता चल जाए तो बाहर ही किडनैप हो जाएंगे जाके रायगढ़ स्टेशन होकर के। सुनील भैया जी मेरे होम टाउन से आते हैं। और सभी हमारे साथ आए हुए आदरणीय परेश बागबहरा जी, फिनांस के बहुत अच्छे जानकार हैं। परेश बागबहरा जी राजनीति में रहे, बट बेसिकली ही मैन ऑफ फिनांस एंड इकोनॉमिक्स। तो इनकी 1990 में लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इन्होंने मूवी बनाई, गुनाह मूवी आप सब जानते होंगे, परेश बागबहरा भैया ने बनाई। आजकल छत्तीसगढ़ ही में भी कई मूवी बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शौक रखते हैं। और पॉलिटिक्स में भी एमएलए के रूप में काम किए बागबहरा एरिया से। और विशेष करके नए उदीयमान जो हमारे यंग इंटरप्रेन्योर्स हैं और यंग जो हमारे सीए प्रोफेशनल्स हैं, उनको मैं आज बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं। हम किसी भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप का। बाकी सब हो जाता है, सबसे जरूरी होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का। और जो आखिरी मेरे को हर मंच पे सवाल पूछा जाता है कि आप तो अच्छे भले आईएएस थे, एक छोटे से गांव से निकल कर आए। जब मैं बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आया, मैं 7.5 साल का था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई है। वहां से मैं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा और वन ऑफ द यंगेस्ट एज में देश में आईएएस बना था। और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहला आईएएस बना। और मेरे स्टूडेंट लाइफ की बहुत सारी यादें भिलाई से जुड़ी हुई हैं। मैं 2 साल भिलाई में रहा भी हूं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, सेक्टर 6 में और नेहरू नगर ईस्ट में, और यहाँ पर गिरौली पानवार, आई नो एवरीबॉडी। तो और सिविक सेंटर की कल्चर और उसके हर प्रकार की इंजॉयमेंट से मैं जुड़ा रहा। बहुत कुछ यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं। आईएएस में मैं लंबे समय तक रहा, 13 साल तक आईएएस में रहा। और बेस्ट पॉसिबल जो ब्यूरोक्रेटिक जर्नी हो सकती थी वो 13 इयर्स की मेरी रही ना। मैं दंतेवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम कर पाया, एजुकेशनल इनोवेशंस कर पाया, जिसने मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दी। राजधानी नक्सल एरिया की बात हो, चाहे सरगुजा की बात हो, जांजगीर जैसे एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट की बात हो, या राजधानी रायपुर में 2 साल कमिश्नर के रूप में और 3 साल कलेक्टर के रूप में काम करने की बात हो। बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। बट मैंने एक सडन पॉइंट पे डिसाइड किया, जब मेरा जब लगभग 23 साल 24 साल की नौकरी मेरी और बची हुई थी, देन आई डिसाइडेड कि आई शुड क्विट आईएएस एंड आई शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स।
तो ये डिसीजन मैंने किया। इसके पीछे बहुत सारे थॉट थे और बेसिकली मुझे लगता है कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, वेदर वी लाइक इट और डिसलाइक इट, वेदर वी लव इट और हेट इट, बट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आप मना नहीं कर सकते। हम बाहर से बोलते हैं कि भाई ये तो नाली है, कीचड़ है, दिस है, दैट है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी टांग खिंचाई है, बहुत सारे उल्टी पुल्टी चीजें हैं। उसके कारण जिसकी लाइफ अच्छी भली चलती रहती है वो सोचता है यार मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं, मेरा लाइफ तो अच्छा चल रहा है। लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। तो जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे और हम कोसते रहेंगे राजनीति को, तो ये गलत है। हमको अच्छे लोग जैसे जैसे राजनीति में आएंगे बुरे लोगों के लिए स्पेस कम होगा। तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स में आने के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं अपने ब्यूरोक्रेटिक जर्नी में बहुत सारे एक्सपोजर मेरे को हुआ, जिससे मैंने देखा कि पॉलिटिकल लीडरशिप से कैसे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। मैं कहना चाहूंगा मनमोहन सिंह जी के बारे में। वो 91 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज फिनांस मिनिस्टर लेकर के आए, आप सब लोगों को पता है। और उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी को मैं इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बहुत कुछ क्रेडिट देना चाहूंगा कि जो शुरुआत हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म से। ऑल्दो ही बिलोंग्स टू कांग्रेस, कुछ बहुत अच्छी चीजें उन्होंने की। और फिनांस मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह जी वो सारी चीजें कर पाए। ये अलग बात है कि नरसिम्हा राव जी के साथ कांग्रेस ने उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के ऑफिस में नहीं रखने दिया था, ये अलग बात है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी जो काम फिनांस मिनिस्टर रहते हुए कर पाए, देश के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप जो नरसिम्हा राव जी की थी उसने उनको सपोर्ट किया। और बाद में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो रिमोट रोल रहा उनका, और जो उस समय की पॉलिटिकल पावर थी सोनिया गांधी जी एंड अदर, उसने सपोर्ट नहीं किया तो नहीं कर पाया। हम लोगों का जब 9 इयर्स का सर्विस पूरा होता है आईएएस में, तो फेज 3 ट्रेनिंग के लिए जाते हैं लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहां पर जब जाते हैं तो किसी एक कंट्री के डेवलपमेंट मॉडल की स्टडी करनी होती है, एक कंट्री के डेवलपमेंट मॉडल की स्टडी करनी होती है। तो मेरे को भेजा गया था कोरिया, साउथ कोरिया के डेवलपमेंट मॉडल की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ऑब्वियसली नॉट नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो साउथ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी कैसी रही, उनकी डेवलपमेंट जर्नी कैसी रही, उसका स्टडी करने के लिए भेजा गया था सियोल में कोरियन डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, केडीआई इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहां के जर्नी से काफी प्रभावित हुआ और वहां के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा रखना चाहता हूं आप लोगों के पास। बहुत सारे ग्रोथ स्टोरीज है, सिंगापुर की स्टोरी है, या यूएस की अपने आप में स्टोरी है, या चाइना की स्टोरी है कि कैसे उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया। सिंगापुर की बड़ी स्टोरी है, ताइवान की स्टोरी है। बट साउथ कोरिया की स्टोरी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस होता हूं। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पर साउथ कोरिया का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, वो इंडिया से भी ज्यादा है। हम आजाद हुए थे 1947 में, 1947 में हमको आजादी मिली, वो आजाद हुए 1948 में, 1 साल जस्ट बाद। और जब आजाद हुए वो, तो उनके सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे वो जीडीपी हो, नेशनल इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, आईएमआर हो, एमएमआर हो, जितने भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिया से भी खराब थे जब वो आजाद हुए। बट एक वहां पॉलिटिकल लीडरशिप आई, मिस्टर पार्क, एक वहां पे पार्क आया, उसने कहा कि मेरे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने उस जनसंख्या को, उस पॉपुलेशन को पोटेंशियल के रूप में देखा, ना कि बर्डन के रूप में देखा। उसने कहा कि अगर मैं इसको स्किल्ड और एजुकेटेड बना लूंगा तो ये मेरे लिए रिसोर्स बन जाएगी। इसी विजन के साथ उसने यूनिवर्सल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अपने कंट्री में लाया। यूनिवर्सल एजुकेशन का, सार्वभौम शिक्षा, और पूरे कंट्री के पॉपुलेशन को उसने एजुकेटेड और स्किल्ड बनाया। और एक तरफ उसने जैसे ही पॉपुलेशन को तैयार किया, दूसरी तरफ उसने देखा कि मेरे देश के खुद के जो डिमांड है, उसी को मेरी इकोनॉमी में अगर मैं पूरा करता रहूं तो मेरा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए उसने दिमाग लगाया कि दुनिया में जिन चीजों की डिमांड ज्यादा है
जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं, छोटा सा काम करके बहुत बड़ा वैल्यू दे सकते हैं, ऐसे चीजों के एक्सपोर्ट पर फोकस इकोनॉमी हम क्रिएट करेंगे, ये सोच थी पार्क की। और उसने एक एक करके अपने देश के जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे उनको बुलाया और उसने बोला कि जैसे आज हम सबके हाथों में सैमसंग की मोबाइल होती है, उसने सैमसंग को बुलाया। उस समय शायद सैमसंग कपड़े बनाने का काम करती थी 70s, ठीक है। तो उसने बुलाया, एक कपड़ा उपड़ा छोड़ो, ये बंद करो तुम, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की डिमांड है और तुम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का काम करो, ये तेरा काम है। उसने तय कर दिया। उसी समय पार्क के उसी थॉट से एलजी पैदा हुई। आज हम सबके घरों में एलजी की टीवी होती है, एलजी की फ्रिज होती है। तो उसने एलजी को बुलाया। उस समय एलजी वाले शायद ऊन बनाने का काम करते थे, ऐसा कुछ है। तो उनको बोला कि ये सब बंद करो, तुम ये बनाओगे, टीवी बनाओगे, रेफ्रिजरेटर बनाओगे, ये सब बनाओगे। उसने हुंडई को बुलाया। उस समय शायद वो पेस्टिसाइड वगैरह बनाने का काम करती थी हुंडई। आई एम एग्जैक्टली नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली कौन क्या काम करता, बट इस तरह के ट्रेडिशनल काम करते थे। तो एग्रोकेमिकल का, पेस्टिसाइड का काम करती थी। उसको बोला नहीं नहीं, तुम ऑटोमोबाइल में काम करोगे, वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल की डिमांड है। उसने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के वर्क को पूरी तरह से शिफ्ट किया, जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, एक्सपोर्ट बेस्ड थी, हाई वैल्यू थी। और जो उसने पॉपुलेशन तैयार किया था, एजुकेटेड और स्किल्ड, उस पूरे पॉपुलेशन को अच्छी तरह से जॉब देने के डायरेक्शन में दोनों को लिंक किया। और उसने उस समय एक स्कीम निकाली थी, वीजीएफ स्कीम फॉर दोज बिजनेस हाउसेस। वीजीएफ स्कीम वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, कि तुमको अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस होगा उसको सरकार वहन करेगी, तुम ये काम करो, दुनिया के लिए जरूरी है, हमारे पॉपुलेशन के लिए जरूरी है, और इसमें तुमको कोई भी लॉस होगा, आई एम देयर विथ यू। इस कॉन्सेप्ट के साथ उसने काम किया। आज देखिए सैमसंग हो, एलजी हो, हुंडई हो, पूरी दुनिया में छा गए, इतने बड़े बड़े जाइंट कंपनियां बन गई। उसके देश के यूथ को उन्होंने रोजगार दिया, उनकी इकोनॉमी को इतना बड़ा बना दिया। और देखते देखते 15 सालों के अंदर साउथ कोरिया डेवलपिंग कंट्री से, एक पिछड़े हुए बैकवर्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में शामिल हो गया। और आज आप साउथ कोरिया के किसी भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कंपेयर करेंगे तो अमेरिका और यूएस के कंट्री से, अमेरिका और यूएस और यूरोप के कंट्री से उनके बेटर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स साउथ कोरिया के। तो एक बड़े थॉट, एक बड़े विजन से, एक पॉलिटिकल विजन से पूरे कंट्री को चेंज किया जा सकता है, एक स्टेट को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। बट उसके लिए एक बड़े लेवल का विजन, एक रोड मैप और एक कमिटमेंट, एक पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि देश में, भारत देश में जो कुछ हो रहा है आज, नरेंद्र मोदी जी के विजन में, इट्स फॉर न्यू इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत ही नियर फ्यूचर में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बहुत ही नियर फ्यूचर में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। और मोदी जी ने अब बोलना चालू कर दिया कि थर्ड टर्म में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। बहुत सारे लोग मखौल हो रहे हैं, हम जापान और जर्मनी दोनों को बीट करते हुए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। मोदी जी ने ये कहना चालू कर दिया। और मोदी जी कुछ बोलते हैं तो बात में दम होती है। और ये बिल्कुल, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उसमें बोल रहे कैसे हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बट मोदी है तो मुमकिन है। तो डेफिनेटली मैंने एक सीरीज बनाई थी सोशल मीडिया में, व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी, और मैंने उसमें ऐसे कामों को लेकर उस सीरीज बनाई थी जिसमें मोदी जी ने ऐसे काम किए जो पॉलिटिशियन के पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर थे, रादर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे देश के। थोड़ा सा शब्दों में गड़बड़ा जा रहे थे, वो एग्जैक्टली बोलना चाह रहे थे, मोदी जी वो काम करते हैं जो जनता को अच्छे लगे, जरूरी नहीं, वो जनता के लिए अच्छे होते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन। मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। जीएसटी की ही बात आई, जीएसटी पे कितना सारा देश में बवाल मचा, बट यू ऑल नो जीएसटी इज मच बेटर टैक्सेशन सिस्टम देन अर्लियर। ओल्ड सिस्टम जो था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा सिस्टम। ठीक है, उसमें ट्रांजिशनल फेज में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
उन्होंने सारे विरोध के बाद, जबकि सूरत जैसे जगह में, मतलब जहां पे इतना बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है, पूरा बीजेपी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है, देन आल्सो मोदी जी टुक दैट डिसीजन। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आप कभी, अभी वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, और आप कभी गुजरात जाएंगे तो कच्छ में एक उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क बनाया है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए। अब कितना बड़ा पार्क है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि अहमदाबाद का जो क्षेत्रफल है, अहमदाबाद सिटी का जो टोटल एरिया है, उसका 1.5 टाइम्स 73 लाख हेक्टेयर एरिया में उन्होंने ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया है। उसमें जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने वाला है वो 34,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने वाला है एक सिंगल प्रोजेक्ट से। हम पूरे कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को जोड़ने तो शायद 34,000 मेगावाट नहीं पहुंच पाएंगे। एक सिंगल प्रोजेक्ट से 34,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होने वाला है, और उसमें इतना वायर की, तार की जरूरत है कि धरती का, अर्थ का 7 राउंड हो सकता है, 7 राउंड हो सकता है, इतने उसमें वायर चाहिए। तो दिस ह्यूज प्रोजेक्ट इज विजुअलाइज्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। और उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शायद पॉलिटिकल टर्म में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के उससे कोई सोचे तो 1.5 लाख करोड़ रुपए में 150 वोट भी हमारा शायद नहीं बढ़ेगा बीजेपी में। बट मोदी जी इज डूइंग सच प्रोजेक्ट्स, दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी। वो न्यू इंडिया का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के इतने तेजी से इकोनॉमी को ग्रो करा रहे हैं, इकोनॉमी के साइज को ग्रो करा रहे हैं, टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, इन बिटवीन कोई गड़बड़ कर देता होगा, कोई जीएसटी में बदमाशी कर देता होगा, कोई इनकम टैक्स में बदमाशी कर देता होगा, बट अवर पॉलिटिकल लीडरशिप का जो, हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका विजन बहुत क्लियर है, बहुत पॉजिटिव है। उसमें इन बिटवीन जो प्रॉब्लम्स होते होंगे, एक ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स है, उसको हम सबको बियर करना पड़ता है, और उसको खत्म करने के लिए भी हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से कमिटेड है। ये विश्वास पूरे देश की जनता को है। इंडिया में इतना बड़ा जो स्कोप पैदा हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, उसको टैप करना, उसको यूज करना यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यूथ के लिए बहुत जरूरी है। देन ओनली यू कैन ग्रो बिग। इसलिए इसी से आप बहुत बड़ा बन सकते हो, अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। इस पोटेंशियल को आपको टैप करना पड़ेगा, उसको आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो इस माइंडसेट के साथ हमको जाने की जरूरत है। ऐसे सिनेरियो में जब हम छत्तीसगढ़ देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप सब ये है, मेरे से ज्यादा आप चीजों को समझते हैं। जब आप सिस्टम बनाते हैं तो गवर्नमेंट के खजाने में ज्यादा पैसा जाता है और लोगों के जेब में कम पैसा जाता है। और जब आप सिस्टम को कोलैप्स करते हैं, बिगाड़ते हैं, तो जेब में ज्यादा पैसा जाता है और गवर्नमेंट के खजाने में कम पैसा जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एक कॉमन सेंस की बात है। अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से कि लास्ट 5 years हर जगह सिस्टम को तोड़ा गया ताकि जेब में ज्यादा पैसे जा सके और सरकार को पैसा कम मिल सके। अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड इन दिस स्टेट। और हम सिस्टम को रीबिल्ड करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार का टैक्सेशन बढ़ेगा, और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, भ्रष्टाचार है, लोगों की जेब में पैसा जाना है, वो बंद होगा। विष्णुदेव साय जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ही इज वेरी डेडिकेटेड फॉर ऑल द रिफॉर्म्स। और एज फिनांस मिनिस्टर आई एम प्लानिंग एवरीथिंग। मैं सब चीज का एक रोड मैप बना रहा हूं कि हाउ वी विल गो अहेड फॉर दीज रिफॉर्म्स, कि जीएसटी रिफॉर्म्स हम कैसे करेंगे, हम माइनिंग रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, एक्साइज रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, लीकेजेस को कंट्रोल कैसे करेंगे। वी आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स। तो आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस में मैं बहुत ही हार्टली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे पार्टनर्स बने। अभी अमर भाई बोल रहे थे कि हम व्यापारी हैं, खड़ा ऐसे ही नहीं होते हैं। तो एज फाइनेंस मिनिस्टर आई एम ऑल्सो मैं भी अपने स्वार्थ से ही आप लोगों के बीच में आया हूं कि यू आर द पीपल, आप ही वो लोग हो जो मेरे रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। आई नो इट वेरी वेल। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पूरे रिफॉर्म के प्रोसेस में
लोगों का को प्रॉब्लम कम से कम हो, सिस्टम ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, उस सिस्टम के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, एक्सपर्ट मैन पावर्स हैं, जरूरी मैन पावर हैं, उनके अलग प्रकार के रिसोर्सेस हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं। आई एम गोइंग टू सैंक्शन ईच एंड एवरीथिंग जो स्टेट के लिए जरूरी है। जीएसटी में अभी हम लोगों ने बहुत सारे नए अफसरों को भी हमने अपॉइंट किया स्टेट जीएसटी में, और फर्स्ट टाइम आई थिंक कि 3 IAS ऑफिसर हमने वहां पे डिप्यूट किया है। अब बहुत जल्द उसके अच्छे परिणाम आपको दिखेंगे। तो हम सिस्टम अच्छे से बिल्डअप करना चाहते हैं। उस सिस्टम बनाने में आप सब लोगों का फीडबैक चाहिए, और जो अच्छा काम करता है व्यापारी, जो ईमानदार व्यापारी है, उसको उतना एप्रिसिएशन मिल सके। टैक्स पेयर को कोई चोर बोलकर के इस देश में संबोधित ना करे, दिस इज अवर विजन। हर आदमी का अपना स्ट्रेंथ होता है सिस्टम में। जब देश को हम नेशन बिल्डिंग जब करते हैं, जब राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है। और सच्ची देशभक्ति, सच्ची राष्ट्र सेवा यही है कि हमारा जो देश में रोल है उसको हम अच्छे तरीके से करें। देश विकसित भारत कैसे बनेगा? 2047 में मोदी जी का लॉन्ग टर्म विजन है कि ये अमृत काल है, और 2047 तक जब देश की आजादी के हम 100 वर्ष बना रहे होंगे, तब भारत विकसित राष्ट्र हो। ये लॉन्ग टर्म विजन है मोदी जी का। $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये मीडियम टर्म विजन है। और इमीडिएट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिफॉर्म्स, ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म विजन्स हैं। तो इस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म विजन्स को हम कैसे अचीव करें, उसके लिए पूरे देश के हर व्यक्ति की जरूरत है। एक व्यापारी की भी जरूरत है, एक सीए की भी जरूरत है, एक ठेले वाले का भी इंपॉर्टेंस है, एक खेती करने वाले का भी इंपॉर्टेंस है, एक अफसर, IAS अफसर का भी इंपॉर्टेंस है, एक पॉलिटिशियन का भी इंपॉर्टेंस है। एवरीबडी इज इक्वल पार्टनर्स। इस राष्ट्र निर्माण में, इस नेशन बिल्डिंग में सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। और मैं मानता हूं कि वही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, वही सच्ची देशभक्ति है। देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वही है। तो आप सब लोगों से मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा सिस्टम बनाने में आप हमें फीडबैक दें। हाँ लेमैन, मुझे नहीं आइडिया कि फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे करना है, जीएसटी को कैसे रिफॉर्म्स लाने हैं, माइनिंग में कैसे रिफॉर्म्स लाने हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बट आई नो कि जिसका इंटेंशन क्लियर होता है और कॉमन सेंस होता है, वो सारे रिफॉर्म्स ला सकता है। यू नीड नॉट टू बी एन एक्सपर्ट। और अभी परेश भैया हम आ रहे थे, आप कभी बात करें इनसे आधा घंटा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल गजब की इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ही गजब की इकोनॉमिस्ट हैं। और हम मतलब हर तरह के लोगों को हम स्टेक होल्डर बना करके एक बड़े विजन के साथ काम करना चाह रहे हैं। और स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाना, स्टेट का हमारा जो जीएसडीपी है अभी वो अराउंड 5 लाख करोड़ के आसपास है, उसको 10 लाख करोड़ तक हम जल्दी से जल्दी कैसे लेकर जाएं, दिस इज आवर विजन। ये हमारा रोड मैप, हम इस विजन के लिए काम करेंगे। और उसमें जब 10 लाख करोड़ हमारा होगा और लीकेजेस, अननेसेसरी मैल प्रैक्टिसेस के कारण जो लीकेजेस है उसको हम रोक लेंगे, तो इतना टैक्सेशन इस स्टेट में आ सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा ये इंपॉर्टेंट स्टेट है कि इस अमीर धरती में किसी को गरीब रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को, हम सारे लोगों को वो सब कुछ दे सकते हैं जो वो चाहता है। गरीब से गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, पैडी फार्मर्स को, तेंदुपत्ता वाले को, ट्राइबल्स को, बैकवर्ड्स को, दलित को, व्यापारी को, सीए को, डॉक्टर्स को, वकील्स को, इंजीनियर्स को, सबको, हम सारे लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा कर सकते हैं। बट हमको एक सिस्टम बना करके, एक इकोसिस्टम बना करके एक विन विन सिस्टम इस स्टेट में क्रिएट करना होगा। अभी बहुत सारी चीजों का सिस्टम कोलैप्स है, हम बहुत सारी चीजों में माइनस में है, हमको पहले जीरो लेवल पे लाना होगा, देन ओनली वी कैन राइज। तो उसके लिए हमको बड़े चैलेंजिंग रिफॉर्म्स की जरूरत है। और इस सारे प्रोसेस में एक राष्ट्र भक्त के रूप में, छत्तीसगढ़ के अच्छे सेवा करने वाले लोगों के रूप में मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं। आप सब लोग फीडबैक दें, कोई गलत सिस्टम है, गलत मैकेनिज्म है, उसको समाप्त करने के लिए
ईमानदारी के साथ 100% ईमानदारी के साथ एज फाइनेंस मिनिस्टर मैं काम करूंगा और हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। आप सब लोगों का सपोर्ट हमको चाहिए, यही मैं आप लोगों के बीच में रखने आया हूं। और जब देश ग्रो करता है तो सबको उसका हिस्सा मिलता है, और आप स्टेट ग्रो करेगा, हमारा छत्तीसगढ़ ग्रो करेगा, तो आप सब ग्रो करेंगे। और इसी विश्वास के साथ कि आप सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ओपी चौधरी सर को स्टैंडिंग ओवेशन दें प्लीज। सर, आपके आर्थिक वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम डबल इंजन की सरकार की बोगियों एवं गार्ड के रूप में आपके साथ रहने का वादा करते हैं। भिलाई के इंटरप्रेन्योर्स, सारे सीए, सारे उद्योगपति, सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे और जीएसटी के संबंध में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ है। छत्तीसगढ़ को हम आने वाले समय में 5 लाख करोड़ की जीडीपी से 10 लाख करोड़ की जीडीपी हम कैसे बनाएं, और जो इंडिया की जर्नी है $5 ट्रिलियन इकॉनमी, $10 ट्रिलियन इकॉनमी, 2047 तक एक विकसित भारत, उसमें छत्तीसगढ़ का कैसा कंट्रीब्यूशन हो, उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो पिछली सरकार के समय में सारे रिफॉर्म्स को नेगेटिव कर दिया गया था, पूरी तरह से सिस्टम को ध्वस्त करके ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें जेब में ज़्यादा पैसा जाए और सरकार के पास टैक्सेशन से कम पैसा जाए, उसको पूरी तरह से जो ध्वस्त सिस्टम था उसे ठीक करते हुए, रिफॉर्म्स लाते हुए 10 लाख करोड़ की जीडीपी बनाने का हम एक रोड मैप पर काम कर रहे हैं और रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। इसमें सारे सीए, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे इंटरप्रेन्योर जो ईमानदारी से अच्छे से काम करना चाहते हैं, उनके सहयोग की अपेक्षा आज हम लोगों ने अपील यहाँ पर की है। और सब लोग मिलकर के, भिलाई छत्तीसगढ़ का एक ग्रोथ इंजन है। यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ के लोगों की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो भिलाई को एक ग्रोथ इंजन के रूप में कैसे स्थापित करें और भिलाई छत्तीसगढ़ के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ को कैसे कंट्रीब्यूट करे, और छत्तीसगढ़ जो नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा प्रदेश है, ये देश की इकॉनमी को कैसे ग्रोथ इंजन के रूप में कंट्रीब्यूट करे, इसमें सबके सहयोग की अपील आज हमने की है। थैंक यू। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।